हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको जीके जीएस करवाऊंगा। यानी ये मेरा वीडियो पार्ट 3 रहेगा। अगर पार्ट 1 और 2 आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से देख लेना। तो मैं ऐसी वीडियोस के पार्ट 50 तक लेकर आऊँगा। यदि आप लोग इस सीरीज़ को कंप्लीट कर जाते हो तो यकीन मानिए आपका जो जीके जीएस का सिलेबस है वो 70% कंप्लीट हो जाएगा। ओके, 100% तो नहीं कह सकता मैं, बट 70 to 80% जो है वो ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा एग्ज़ाम में। ओके, कितना बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग एक डैश है। तो क्या है? मंत्रालय है, शासकीय विभाग है, परामर्शदायी संस्था है या स्वशासित निगम है? तो बताओ, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो परामर्शदायी संस्था, यानी ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देख लेते हैं इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। यानी क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि नीति आयोग मतलब किस तरह की एक निकाय है। तो ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, गैर संवैधानिक निकाय है। और एक चीज़ और भी पूछा जा सकता है गाइज कि मतलब नीति आयोग का गठन कब हुआ। तो नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 में हुआ था। याद रखना, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में हुआ था। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है ये भी पूछा जा सकता है, और पूछा गया भी है बहुत से एग्ज़ामों में। तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, यानी 3 बेसिक चीज़ मैं बता दिया हूँ। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, यानी इसमें भारतीय संविधान में इसका कोई भी उल्लेख नहीं है। दूसरा पॉइंट, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में हुआ। तीसरा पॉइंट, नीति आयोग का अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। किस पर आधारित है? समाजवादी व्यवस्था पर, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर, या पूंजीवादी व्यवस्था पर, या गांधीवादी व्यवस्था पर? तो बताओ जल्दी से इसका राइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। भारत की जो अर्थव्यवस्था, किस टाइप की अर्थव्यवस्था है भारत की? तो वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है, क्या है? प्रत्यक्ष कर है, बिक्री कर है, रेलवेज है, या चुंगी कर है? तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर। तो भारत में आय का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो चुंगी कर है, यानी ऑप्शन डी जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा है, यानी कितने किलोमीटर लंबी है भारत की तटरेखा, यही बताना है। तो 6200 किलोमीटर लंबी है, या 6100 किलोमीटर लंबी है, या 5985 किलोमीटर लंबी है, या 6175 किलोमीटर लंबी है? तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 6100 किलोमीटर लंबी है। कौन सी? भारत की तटरेखा। और अगर स्थलीय रेखा पूछे, स्थलीय रेखा की लंबाई, तब क्या होगा? तब इसका हो जाएगा 15,200 किलोमीटर लंबी है ना। 15,200 किलोमीटर लंबी है स्थलीय तटरेखा की लंबाई, स्थलीय रेखा की लंबाई। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, यानी इनमें से कौन सी नकदी फसल नहीं है यही बताना है हमको। तो गन्ना, गन्ना है नकदी फसल है। कपास, कपास भी नकदी फसल है। जूट, जूट भी नकदी फसल है। गेहूँ, गेहूँ जो है वो नकदी फसल नहीं है। तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गेहूँ जो है वो किस तरह की फसल है? तो गेहूँ जो होती है वो रबी फसल होती है। तो कौन कौन सी रबी फसल होती है? तो देखो, गेहूँ हो गया, है ना, और चना हो गया, जौ हो गया, मटर हो गया। ये सब कौन सी फसल है? गेहूँ, चना, जौ, मटर, ये सब जो है वो आपकी रबी फसल है ना। तो इसको याद कर लेना। और रबी फसल जो है वो किस मंथ बोई जाती है? तो अक्टूबर से नवंबर के महीने में बोई जाती है। ठीक है, और नकदी फसल कौन कौन सी होगी? जूट हो गया, कॉफ़ी हो गया, ठीक है, कपास हो गया, गन्ना हो गया, ये सब क्या है? ये सब नकदी फसल है। ये जो है जून से जुलाई महीने में बोई जाती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस,
भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है किस चीज़ का? चावल का, चाय का, तिलहन का या दाल का? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी भारत जो है सर्वश्रेष्ठ उत्पादक भी करता है और उस चीज़ का उपभोक्ता भी करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी चाय। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उन्नति संतोषजनक रही है किस क्षेत्र में? जो भारत की उन्नति है वो संतोषजनक रही है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में, या बेरोजगारी की कमी के संबंध में, या प्रति व्यक्ति के संबंध में, या असमानता की कमी के संबंध में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में जो है भारत की जो उन्नति है वो संतोषजनक रही है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग जो है सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ था? तो रुई तथा शक्कर उद्योग, इंजीनियरिंग तथा सीमेंट उद्योग, तो जूट तथा रुई उद्योग, या कागज तथा लोहा उद्योग। तो जल्दी से राइट आंसर दो इसका। यानी भारत जब विभाजन हुआ था तो कौन सा उद्योग जो है, दो उद्योग थे जो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह प्रभावित हुए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जूट तथा रुई उद्योग। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? यानी कौन सा कार्यकारिणी कमेटी था, यानी किस वर्ष का था ये? तो कार्यकारिणी कमेटी 1937, या कार्यकारिणी कमेटी 1942, या कार्यकारिणी कमेटी 1945, या कार्यकारिणी कमेटी 1946। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कार्यकारिणी कमेटी 1900 पहला, यानी पहला ऑप्शन क्या था जी? तो पहला ऑप्शन था कार्यकारिणी कमेटी 1937। ठीक है, यानी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो वो था कार्यकारिणी कमेटी 1937। ठीक है, ऑप्शन ये था, आप लोग सही टिक कर लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? बताओ। तो पहला ऑप्शन है 1807 से 1808 में, या 1820 में, या 1858 से 59 में, या 1889 में, या 1879 में। बताओ, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था वो हुआ था 1820 में, यानी ऑप्शन बी जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? इजारादारी से, या तीन कठिया से, या जैनमिन से, या कोई भी नहीं? तो जल्दी से इसका राइट आंसर दो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तीन कठिया होगा, यानी गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह था वो तीन कठिया से जुड़ा था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? संथाल, कच्छा नागा, या कोल, या बिरसा मुंडा? तो जल्दी से सब आंसर दो। उल गुलान विद्रोह जो है वो भूमि व्यवस्था में परिवर्तन किए जाने के खिलाफ हुआ था। ठीक है, और ये किससे संबंधित था? ये जो है बिरसा मुंडा से संबंधित है, यानी बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ही ये युद्ध हुआ था। कौन सा? उल गुलान युद्ध, यानी विद्रोह। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंगेर का बड़हियाटाल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो पहला ऑप्शन है बकासत भूमि की वापसी की मांग, दूसरा मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, जमींदारी प्रथा की समाप्ति, या वर्ग युद्ध की शुरुआत करना। तो मुंगेर का जो एक विरोध हुआ था, बड़हियाटाल विद्रोह, उसका जो मेन उद्देश्य था वो था बकासत भूमि की वापसी की मांग। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मुंगेर से उनको पता होगा ये चीज़। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है जी? बताओ तो सब। तो पहला ऑप्शन है तिब्बत से, दूसरा है छोटा नागपुर से, या तीसरा है नैनीताल के पास से, या चौथा है सोमेश्वर पहाड़ी के पश्चिमी ढाल से। तो दामोदर नदी है वो निकलती है कहाँ से? छोटा नागपुर के पहाड़ से, यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम है, यानी पूर्वी
समुद्रों की जो स्वामिनी का नाम है वो क्या है? श्रीलंका है, पाकिस्तान है, बर्मा है, भारत है। तो सबको पता है इसका राइट आंसर भारत होगा, यानी ऑप्शन डी होगा, है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था तो किस सभा द्वारा अपनाया गया था जी? तो पहला ऑप्शन है संवैधानिक सभा द्वारा, या ब्रिटिश संसद द्वारा, या गवर्नर जनरल द्वारा, या भारतीय संसद द्वारा। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो संवैधानिक सभा द्वारा जो है भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। कहाँ से आरंभ होती है संविधान की प्रस्तावना? तो प्रजातंत्रीय भारत शब्दों से, या जनता के जनतंत्र शब्दों से, या जनता के लोकतंत्र शब्दों से, या हम भारत के लोक शब्दों से। जल्दी से इसका राइट आंसर दो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हम भारत के लोक शब्दों से जो प्रस्तावना है वो आरंभ होती है, यानी ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल कहाँ प्रस्तावित हो सकता है? केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, या एक साथ दोनों सदनों में, या दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में। बताओ। तो वित्तीय बिल जो है वो केवल और केवल कहाँ प्रस्तावित हो सकता है? केवल लोकसभा में, है ना। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? यही बताना है आपको, ठीक है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, या संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक, या संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक, या संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? यानी भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है, ठीक है। और ये भाग 3 में किया गया है। भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 30 तक तथा 32 से 35 तक कुल 23 अनुच्छेदों में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है वो किया गया है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज विषय है तो किस सूची पर है? समवर्ती सूची पर, केंद्रों की सूची पर, राज्यों की सूची पर, या शेष अधिकारों की सूची पर। तो पंचायती राज है विषय है, बताओ जल्दी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राज्य की सूची पर होगा, यानी ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं साइंस के कुछ क्वेश्चन, यानी साइंस के 10 क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देखेंगे, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन है, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो केंद्रक में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, राइबोसोम में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया, यानी भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होना ये कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया भाग में होता है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी जान लेते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी खोज किसने की थी? तो जल्दी से बताओ, पता है तो बताओ जल्दी। चलिए मैं बता देता हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी, ठीक है। अल्टमैन याद रखना। कब की थी? 1886 ईस्वी में की थी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो पहला ऑप्शन है डार्विन और बैलेस, दूसरा मेंडल और मॉर्गल, तीसरा स्लाइडेन और स्वान, चौथा हेक्सले। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था वो किसने किया था? बुलाइकेन और स्वान ने। यहाँ पे बुलाइकेन होगा और स्वान ने किया था। ये कब किया था? 1838 ईस्वी में किया था, ठीक है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? बताओ। तो आनुवांशिक कोड के लिए, हार्मोन के लिए, इम्यूनोलॉजी के लिए, जीन संश्लेषण के लिए। तो देखो इनको जो मिला था नोबेल पुरस्कार वो आनुवांशिक कोड के लिए मिला था, यानी ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा, है ना। ये भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे। कौन? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इन्होंने ही जो है संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता लगाया तथा इस कार्य के लिए इन्हें 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। ये भी याद रखना, 1968 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में एक परजीवी निद्रा रोग या गैम्बियंस ज्वर उत्पन्न करता है, तो कौन सा परजीवी है जी वो? एंट अमीबा या ट्रिपैनोसोमा या ट्राइकोमोनास टिनेवंस या लेशमीनिया, बताओ कौन सा परजीवी है? तो ये है ट्रिपैनोसोमा, है ना, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ट्रिपैनोसोमा नामक एक परजीवी है जिसके द्वारा निद्रा रोग यानी सोने की बीमारी होती है, और इससे जो प्रभावित अंग है वो मस्तिष्क होता है। और इसका लक्षण क्या है, यानी इसका सिम्टम्स क्या है? बहुत नींद के साथ बुखार आना, ठीक है, तो यही इसका सिम्टम्स है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पादप कोशिका जंतु कोशिका से अनुपस्थिति में भिन्न होती है, क्यों होती है? तो सेंट्रियोल्स यानी तारक केंद्रों की, या राइबोसोम की, या माइटोकॉन्ड्रिया की, या केंद्रक की। तो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, जल्दी बताओ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सेंट्रियोल्स तारक केंद्रों की। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, जीवमंडल की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, यही बताना है हमको। तो पहला ऑप्शन है प्लूरोनिमोनिया, या एस्टिबुलेरिया, या क्लोमिडोमोनस, या चौथा अमीबा। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। यानी जीवमंडल की जो सबसे छोटी कोशिका है वो कौन सी है? प्लूरोनिमोनिया, है ना, यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनोम है क्या है? गुणसूत्र के जीनों की कुल संख्या है, या एक लवण की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक जीनों की कुल संख्या है, या लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्रों की संख्या है, या फिर एक जाति के गुणसूत्र के अनुनित संख्या है? बताओ जीनोम क्या है, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ये एक जाति के गुणसूत्र के अणु संख्या को ज्ञात करने की विधि है, यानी ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ से एक चीज़ बता देता हूँ मैं, गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को ही हम लोग जीनोम कहते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि जीनोम क्या है? तो जीनोम जो है वो गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। इसके ही अंदर हम लोग संपूर्ण इसके ही अंतर्गत हम लोग संपूर्ण गुणसूत्र पढ़ते हैं, और जीन इन्हीं गुणसूत्रों में पाया जाता है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत है, कौन है? इंफ्रारेड है, इलेक्ट्रॉन किरण है, या सामान्यतः दिन का प्रकाश है, इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश कहाँ से आता है, उसका स्रोत क्या है? तो वो है इलेक्ट्रॉन किरण, है ना, यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, डीएनए द्विकुंडलित संरचना किसने बनाया? यानी डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो किसने प्रतिपादित किया था, किसने बनाया था, बताओ तो। हरगोविंद खुराना ने, या प्रिस्टले ने, या वाटसन और क्रिक ने, या मॉर्गन ने? तो सबको पता है कि सन 1953 ईस्वी में वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की जो द्विकुंडलित संरचना मॉडल है यानी डबल हेलिक्स मॉडल है उसको मतलब बनाया था, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, है ना। देखते हैं अब लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। लास्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत किसका है? तो लैमार्क, मेंडल, वेलेस या डार्विन? तो ये भी सबको पता है जो प्राकृतिक वर्ण है वो किस सिद्धांत का है? तो वो डार्विन का है, यानी चार्ल्स डार्विन इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। ओके, तो कैसी लगी वीडियो? ये अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैं ऐसी सीरीज़ आपके लिए और भी लेता आऊँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।